जीएसटी के स्लैब रेट चेंज करने से घरेलू उपभोग की वस्तुओं की तो कीमत काफ़ी कम हो गई, लेकिन महज सरकारी इरादों और न्यूज चैनल्स के दावों में। क्या वाकई कीमतें कम भी होंगी बाजारों में आम आदमी के लिए? अगर यह वाकई जीएसटी रिफॉर्म है तो क्या इसका फायदा मिलेगा भी आम कंज्यूमर्स को, और अगर मिलेगा तो कब? कितनी होगी चीजें सस्ती? क्या उस अनुपात में होंगी भी जिस अनुपात में जीएसटी स्लैब रेट की दरें कम हुई हैं? और कब से होंगी चीजें सस्ती? या फिर बाजार का अपना मुनाफाखोरी के अर्थशास्त्र और आंकड़ों की लफाजी के बीच आपके लिए कुछ नहीं है बदलने जा रहा, और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में सरकार तो बस जन सरोकारों के लिए कर सकती है मुनाफाखोरी करने वालों से महज अनुरोध ही। कोई ऐसा स्पेसिफिक एंटी प्रॉफिटियरिंग कानून है ही नहीं देश में आज। क्या है वास्तविक सच्चाई जीएसटी के उस गणित का जिसका है हर देशवासी को आज इंतजार? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। जीएसटी में फायदे और नुकसान के गणित को समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जीएसटी में स्लैब रेट बदलने को लेकर पहली सफलता तो खैर सरकार को मिल ही गई है, लेकिन वो सफलता आम जनता के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सरकार के लिए है, और वो है सरकार का अपना हेडलाइन मैनेजमेंट। मीडिया में सरकार के स्पिन डॉक्टर्स एक ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं जैसे कि खाने की बेसिक जरूरत जैसे कि रोटी पर से टैक्स घटाकर सरकार ने देशवासियों पर कितना बड़ा एहसान किया है। वैसे ये सवाल तो कोई भी पूछने से रहा कि वो टैक्स लगाया किसने था और क्यों लगाया था, और इस बीच एक आम नागरिक बस खुश हो रहा है न्यूज में ये देखकर कि चीजें सस्ती होंगी। अब इस खुशी की वजह कितनी मीडिया की सरकारी लफाजी है और कितनी उनकी खुद की फाइनेंशियल इलिटरेसी, इस पर सवाल पूछना ही बेमानी है। पिछले कुछ दिनों में और खासकर मेरे जीएसटी के स्लैब रेट की लफाजी को एक्सपोज करने वाले वीडियो के बाद मेरे मेल बॉक्स में कई लोगों ने यह सवाल भेजा है कि क्या वाकई घरेलू उपभोग की चीजें सस्ती भी होंगी? कब से होंगी चीजें सस्ती और कितनी सस्ती होंगी? ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई 28% वाले आइटम को 18% के जीएसटी रेट में डालने के बाद चीजों की कीमत 10% सस्ती हो जाएंगी? और मेरा यह वीडियो बहुत सारे ऐसे लोगों को आज नाउम्मीद करने जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि मैं कोई सरकारी पत्रकार तो हूं नहीं, और ना ही मेरा काम है देश में हर बात पे बस एक पॉजिटिव माहौल बनाना सरकार के लिए। मैं एक कंज्यूमर की आवाज हूं और वही बोलता हूं जो आम कंज्यूमर्स, आम उपभोक्ताओं के लिए हो काम की बात। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि 28% वाले जीएसटी आइटम को 18% वाले स्लैब में डालने का यह मतलब कतई नहीं है कि आपके लिए कीमत 10% कम हो गई है। ऐसा इसलिए कि कोई भी आइटम जो मान लें कि आप 100 रुपए के बेसिक प्राइस में खरीद रहे थे और 28% जीएसटी जोड़कर 128 रुपए पे कर रहे थे, उस पर मैन्युफैक्चरर को उस 28% का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था। सो वो व्यापारी दरअसल उस सामान को 100 रुपए में नहीं बल्कि 112 या 118 रुपए में बेच रहा था। क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? समझिए कि आपने एक सामान खरीदा जिसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल व्यापारी ने खरीदा और उस पर 18% का जीएसटी पे कर दिया। अब वो आपसे जो 28% जीएसटी कलेक्ट करेगा उसका 28% सरकार को नहीं पे करेगा, बल्कि अपने रॉ मटेरियल के 18% को इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करके अब सिर्फ आपके 28% में से 10% ही सरकार को पे करेगा। कहने को 100 रुपए के सामान पर 28% जीएसटी के साथ वो 128 रुपए में बेच रहा है, लेकिन असल में वो आपको 118 रुपए में बेच रहा है। अब जीएसटी अगर 28% की जगह 5% भी हो गई और उसके रॉ मटेरियल पे वो जीएसटी 18% ही है, तो अब वही सामान आपको 100 रुपए प्लस 5% जीएसटी यानी कि 105 रुपए में नहीं मिलेगा,
बल्कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में 13% का नुकसान हो रहा है व्यापारी को, वो भी प्रोडक्ट के फाइनल कॉस्ट में आपसे ही वसूला जाएगा। ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी रेट कट है ही नहीं जो फ्लैट रेट पे आपको फायदा पहुंचा दे। इसको थोड़ा और बेहतर ऐसे समझते हैं, सर्विस सेक्टर से जहां की इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से घटाकर 0% करने के लिए सरकार की इतनी वाहवाही हो रही है, अब मान लीजिए कि इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं पे करना है, तो क्या वो पूरा बचत आपके हिस्से में आएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इन इंश्योरेंस कंपनीज को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मसलन कि उनका एजेंट, कमीशन, मार्केटिंग, ऑफिस रेंट इत्यादि पे वो जो जीएसटी पे करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा था आपके 18% के जीएसटी पेमेंट से, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो खर्चे तो उनके होते ही रहेंगे। इसलिए वो अपना इंश्योरेंस का बेस रेट बढ़ा देंगे और अंत में जो 18% का जीएसटी रिलीफ सुनकर आप मग्न हो रहे हैं और सरकार आत्ममुग्ध हो रही है, वो महज कोई 4-5% से ज्यादा का रिलीफ नहीं होगा। अब तक ये सारे कैलकुलेशन तो मैंने इस एजम्पशन पर किया है कि व्यापारी और कॉर्पोरेट्स ईमानदारी से आपको जीएसटी रेट कट का फायदा पहुंचाना चाहेंगे, तब क्या होगा। अब जरा सोचिए कि इस देश में बेतहाशा मुनाफाखोरी के इस दौर में, जहां हर बिजनेस अपने घटते प्रॉफिट मार्जिन का रोना पहले से ही रो रहा है, वो क्यों इतनी ईमानदारी दिखाएगा? और ईमानदारी दिखाने का इंसेंटिव क्या है और न दिखाने का डिसइंसेंटिव क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो कह दिया कि 22 सितंबर के बाद से ही हर एमपी और सरकारी अधिकारी नजर रखेंगे मुनाफाखोरी पर और इंडस्ट्रीज से लगातार बात करेंगे कि जीएसटी का फायदा आम नागरिकों तक पहुंचे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? आखिर कैसे होगी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग? और अगर तमाम मॉनिटरिंग के बाद भी इंडस्ट्रीज अपना बेस प्राइस रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मसलन कि कोई सामान आपको पहले 1000 रुपए के बेस रेट पे 18% जीएसटी लगाकर 1180 रुपए में बेचा जा रहा था। अब 5% के नए जीएसटी रेट के हिसाब से उसकी कीमत होनी चाहिए 1050 रुपए, ठीक? लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री अब उसी आइटम को 1124 रुपए के बेस प्राइस पर बेचने लगे तो 5% जीएसटी यानी कि 56 रुपए लगाकर फाइनल प्राइस आपके लिए वही पहले वाला 1180 ही बनेगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज अपने ग्राहकों को जीएसटी बेनिफिट पहुंचाने के बदले वैल्यू एडेड सर्विस बढ़ाकर वही पुराने रेट पर ही इंश्योरेंस रिन्यू करने का प्लान बना रहे हैं। अहम सवाल यह है, यह कैसे रोका जा सकता है? है कोई कानून जो इसको रोक सके? और यही है असली पेंच जिससे कि जीएसटी का फायदा ज्यादातर मामलों में आम आदमी तक पहुंचेगा ही नहीं। ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिससे कि सरकार इन कंपनीज को मजबूर कर सके कि वो जीएसटी दर घटने के बाद अपना मुनाफाखोरी न बढ़ाएं। जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तो एक एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज भी था साथ में। सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 171 के अनुसार यह प्रावधान बना था कि जब जीएसटी की दरें कम होगी तो कंपनीज को अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में उसी अनुपात में कमी करनी ही होगी, और वो भी कानूनन। सरकार ने एक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी एनएए का भी गठन किया था, जिसने दिसंबर 1, 2017 से काम करना शुरू कर दिया था। इसका कार्यकाल इनिशियली 2 साल का था, जिसे बाद में 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन बाद में सरकार ने यह कहा कि एनएए दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मूल भावना के खिलाफ है, और इसलिए दिसंबर 1, 2022 के बाद एनएए का रोल सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया, और एंटी प्रॉफिटियरिंग के ज्यादातर मामले अब सीसीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। सीसीआई का रोल भी वहां आता है जहां कोई कंपनी अपने मार्केट डोमिनेंस या मार्केट लीडरशिप का नाजायज फायदा उठाए। लेकिन जब पूरी इंडस्ट्री ही मिलकर लूटे ग्राहकों को तो क्या ही करे सीसीआई। अब जीएसटी काउंसिल के पास सिर्फ एनएए के पुराने लंबित मामले ही हैं, और सच तो यह है कि देश में कोई भी स्पेसिफिक एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ अब है ही नहीं। और इसलिए
आज ज्यादातर जानकार लोग ये आशंका जता रहे हैं कि जीएसटी स्लैब रेट में चेंज होने से आम ग्राहकों का फायदा नहीं ही मिलेगा। तीनों ही वजह अहम हैं। पहली वजह यह कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होने से वो बोझ कंपनीज आम ग्राहकों पे ही डालेंगे। दूसरी वजह, इंडिया में कंपनीज कभी भी किसी प्राइस ड्रॉप का फायदा अपने ग्राहकों को देते ही नहीं हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह कि देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो एंटी प्रॉफिट बॉडी के तौर पर इस मुनाफाखोरी पर लगाम लगा सके। आखिर सरकार यह मॉनिटर भी कैसे करेगी कि जीएसटी के जिस स्लैब रेट में कम किया गया है उसका आम जनता तक फायदा पहुंच रहा है या नहीं। सरकार को तो यह भी देखना है ना कि उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावों पे इंडस्ट्री की तरफ से कोई उंगली ना उठे। इतना जरूर मैं देख पा रहा हूं कि नए जीएसटी रेट में ट्रांजिशन इतना आसान नहीं है होने वाला। वैसे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने तो हायर स्लैब में जीएसटी पे कर रखा है, वो तो आम ग्राहकों से ही वसूला जाएगा। और जब तक अगले कुछ सालों में ट्रांजिशन होगा भी, तब तक बढ़े हुए इन्फ्लेशन की वजह से चीजें और महंगी हो ही जाएंगी। अब इतना सच जानने के बाद, जीएसटी के गहराई में उतरने के बाद, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है बदलने वाला? कहीं आपके साथ एक चीटिंग तो नहीं हो गई है? मैं अब इस पे कुछ नहीं ही बोलूंगा, सोचना आपका काम है। मैंने तो बस सच से आपको रूबरू कराया है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।